लिट्टे वर्सेस श्रीलंका की सेना, ठीक है, यानी श्रीलंका की सेना के साथ इनका संघर्ष देखने को मिलेगा। जो सेना हमने भेजी थी शांति समझौता कराने के लिए, बिना लक्ष्य हासिल करे वापस हमको बुलानी पड़ी। भूटान के बगल में है नॉर्थ ईस्ट भारत का। अब भूटान में कुछ ऐसे थे, उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, जो भूटान में रहकर भारत को नुकसान पहुंचाते थे। पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो स्थायी क्यों नहीं रह पाया, यानी कि कभी यहाँ पे सेना का शासन आ जाता है, कभी लोकतंत्र आ जाता है। लोकतंत्र भी नाम का है, असली पावर यहाँ पे सेना के हाथों में ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकतंत्र क्यों नहीं हो पाया परमानेंट, ये आपको बताना है। हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की, जो हमारी बुक 1 है। बुक 1 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है। यानी कि इसमें हम साउथ एशिया के बारे में पढ़ेंगे। भारत जो है वो भी साउथ एशिया में आता है, और भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं जो कि साउथ एशिया में आते हैं, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, अच्छे से एक एक पॉइंट समझना है। जहां जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, उनको और अच्छे तरीके से देखना है, ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसको कर पाओ, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। इसमें आप ज्वाइन हो जाओगे तो आपको यहाँ पे PDF नोट्स जो है वो आने वाले समय में हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको सारी PDF यहाँ से मिल जाएगी, तो आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्या स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। और मैसेज कर सकते हो, अगर आपका कुछ डाउट है तो मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। वेबसाइट पे जरूर आप विजिट करें, eklavyastudypoint.com। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, वहाँ पे भी आप नोट्स पढ़ सकते हैं फ्री में। PDF यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन डलवा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बहुत ध्यान से देखिए। देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये विश्व का मानचित्र है, यानी कि वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में मैंने हाईलाइट कर रखा है दक्षिण एशिया को। जैसे कि आप भारत को तो जानते ही हैं, ये हमारे भारत देश का मानचित्र है, ठीक है। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो जाता है इधर, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार हो जाएगा, यहाँ पे आपको श्रीलंका दिखेगा, ठीक है, मालदीव वगैरह, ये सब क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। ये सारे के सारे दक्षिण एशिया में आते हैं। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हमको इन देशों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन देशों के बारे में पढ़ना है जो कि दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं, ठीक है। चाइना इसमें नहीं आता, आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ठीक है, जो दक्षिण एशिया का जो पार्ट है, अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो उसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो क्या है, भौगोलिक विशेषता क्या है। भौगोलिक विशेषता का मतलब है किस जगह पे वो स्थित है, उसके अगल बगल में, आसपास, ऊपर नीचे क्या है, यही हमको देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आप उत्तर में देखते हो यानी नॉर्थ में देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, हिमालय पर्वत दिखेगा, ठीक है। यानी अगर आप उत्तर में देखते हो तो आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, ये याद रखना है। दक्षिण में आते हो, दक्षिण मतलब नीचे की साइड आते हो, जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे हिंद महासागर दिखेगा, ठीक है। दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर है। पूर्व की तरफ चलते हो अगर आप, तो आपको यहाँ पे बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है, यानी पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम की तरफ आते हो तो आपको अरेबियन सी यानी कि अरब सागर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार से है। उत्तर में आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, दक्षिण में हिंद महासागर देखने को मिलेगा, पूर्व में जाते हो तो बंगाल की खाड़ी दिखती है, पश्चिम में जाते हो तो आपको अरब सागर दिखता है। तो ये क्या है, इसकी भौगोलिक विशेषता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये जो दक्षिण एशिया हम बार बार बोल रहे हैं, तो आखिर दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। क्या केवल भारत ही दक्षिण एशिया का पार्ट है या और भी देश हैं, ठीक है। तो देखिए दक्षिण एशिया में बहुत सारे देश हैं, जैसे कि मालदीव भी दक्षिण एशिया में आता है, भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आता है, भूटान भी आता है। ये सारे देश जो आप देख रहे हो ये सब दक्षिण एशिया में आते हैं, दक्षिण एशिया का ये पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्या क्या है, यानी जो दक्षिण एशिया के देश हैं इनके सामने मुख्य समस्या क्या है, इसको देख लेते हैं। तो दक्षिण एशिया जो है ना एक संवेदनशील इलाका है, क्योंकि इसमें जो भी देश आते हैं इनके बीच में आपस में कहीं ना कहीं बनती नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर इनके बीच में विवाद रहता है, ठीक है। तो देखते हैं, दक्षिण एशिया जो है वो संघर्षों वाला क्षेत्र है, क्योंकि दक्षिण एशिया के देश जो है, चाहे भारत पाकिस्तान हो जाए, भारत का बांग्लादेश के साथ हो जाए, बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ हो जाए, भारत का नेपाल के साथ हो जाए, या इन देशों में ना कहीं आप देखोगे संघर्ष देखने को मिलता ही है।
आपस में नहीं बनती है, कई मामलों में इनके बीच में विवाद रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दक्षिण एशिया के देश जो है इनके बीच में सीमा विवाद है, खासकर भारत पाकिस्तान के बीच में देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सीमा विवाद देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच में नदी जल विवाद है। ठीक है, चाहे वो गंगा ब्रह्मपुत्र को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में हो, या सिंधु को लेकर दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच में हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जल विवाद भी देखने को मिलेगा। फिर दक्षिण एशिया के कुछ देश जो है यहाँ पे जातीय संघर्ष है। कुछ देश का मतलब यहाँ पे खासकर श्रीलंका से है। आगे आप डिटेल में पढ़ोगे कि श्रीलंका में आपको जातीय संघर्ष देखने को मिलता है। एक तरफ सिंगली लोग हैं, दूसरी तरफ तमिल लोग हैं, इनके बीच में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया जो है संवेदनशील इलाका है, यानी कि सेंसिटिव है। यहाँ पे क्या होता है, कब किसके बीच में क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता। कई बार संघर्ष देखने को मिलता है, युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया का देश दक्षिण एशिया के देश जो है ये संवेदनशील है, कहीं ना कहीं इनके आपस में नहीं बनती है। ठीक है, यही इनके लिए मुख्य समस्या है। अगला है कि दक्षिण एशिया के देशों में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, यानी कि इन देशों में कैसा शासन है, किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका ऐसे देश हैं, जब से ये आज़ाद हुए हैं तब से लेके आज तक यहाँ पर क्या है, सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। ठीक है, तो भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। जब से ये दोनों देश आज़ाद हुए तब से यहाँ पे आज तक क्या है, लोकतांत्रिक सरकार देखने को मिलती है, लोकतंत्र स्थापित है। ठीक है, आप ये बातें बता सकते हो, पेपर में आता है तो। अगला है नेपाल। नेपाल कैसा देश है? नेपाल एक ऐसा देश है जो जहाँ पे पहले राजा का शासन होता था, यानी कि राजतंत्र होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पे संवैधानिक लोकतंत्र आया। ठीक है, पहले क्या था, राजा का शासन था, लेकिन अब राजा का शासन यहाँ पे खत्म हो गया और संवैधानिक लोकतंत्र आ गया है। तो इस प्रकार से आप नेपाल के बारे में बता सकते हो। यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे हम एक एक करके नेपाल के बारे में, श्रीलंका के बारे में, ठीक है, सबके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी बस आप थोड़ा थोड़ा समझते चलो। फिर बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में कैसा शासन है। तो देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है यहाँ पे दोनों तरह का शासन रहता है, यानी यहाँ पे आपको कभी सेना का शासन भी देखने को मिलता है, तो कभी लोकतांत्रिक शासन भी देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों प्रकार के शासन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है भूटान। भूटान में कैसा शासन है? तो भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी पहले राजतंत्र होता था, राजा का ही शासन होता था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे बहुदलीय लोकतंत्र आ गया है। यानी कि लोकतंत्र तो है लेकिन बहुदलीय, बहुदलीय का मतलब है एक से अधिक पार्टियां यहाँ पे अस्तित्व में हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मालदीव की बात कर लेते हैं। मालदीव क्या है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, यानी हर तरफ से आपको समुद्र से घिरा हुआ देखने को मिलता है। छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, और ये एक सल्तनत होता था पहले। ठीक है, किसी की सल्तनत हुआ करता था, बाद में ये एक रिपब्लिक बनता है और यहाँ पे अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है इसको अपनाया गया था। तो शासन की जो कई प्रणाली होती हैं, अर्ध अध्यक्षात्मक हो गया, अध्यक्षात्मक हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा है। अगर आपने क्लास 11th में मेरी वीडियो देखी है तो आप वहाँ जाके डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, 1 मार्क्स में आता है कि कब तक सल्तनत था मालदीव, तो 1968 तक सल्तनत था। ठीक है, बाद में कैसा शासन आया, यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन आया। ठीक है, बस इतना याद रखना है, आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आप इसके बगल में लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्यों कह रहा हूँ इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में ना ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कई बार ये आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो आपको कई बार ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो स्थायी क्यों नहीं रह पाया, यानी कि कभी यहाँ पे सेना का शासन आ जाता है, कभी लोकतंत्र आ जाता है। लोकतंत्र भी नाम का है, असली पावर यहाँ पे सेना के हाथों में ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकतंत्र क्यों नहीं हो पाया परमानेंट, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके पीछे कई सारे रीजन है। रीजन क्या है, यहाँ पे सेना का दबदबा है। ठीक है, पाकिस्तान में आपको सेना का दबदबा दिखता है। फिर यहाँ पे जो धर्म गुरु हैं, इनके जो मौलाना वगैरह हैं, इनका भी यहाँ पे दबदबा देखने को मिलता है। फिर भूस्वामी अभिजन, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन जो है बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है, इनका यहाँ पे आपको दबदबा देखने को मिलता है। तो ये रीज़न है जिसके कारण क्या है, यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। फिर आपको पता है भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो कैसे रहते हैं, हमेशा तनावपूर्ण रिलेशन रहते हैं भारत और पाकिस्तान के। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत दुखद घटना हुई है कश्मीर के पहलगाम में। आतंकवादियों ने कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो मासूम जो
टूरिस्ट थे उनके साथ क्या करा है, उनको मार दिया है। तो इससे क्या पता लगता है कि, और उसमें से पता लगा है कि कुछ जो थे वो पाकिस्तानी थे। तो ये होता ही रहता है। तो भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं रहते हैं, इसलिए भी पाकिस्तान में सेना को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो सेना का शासन यहाँ पे रहता ही है। फिर तीसरा है कि यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। आपको लगता होगा कि भारत के भी तो नेता भ्रष्ट है, भारत की भी तो पार्टियां भ्रष्ट है। तो भाई भारत में भी है, लेकिन इनके यहाँ पे हमसे भी ज़्यादा बुरा हाल है, कि यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर सारी पार्टियां जो है भ्रष्ट है, करप्ट है, करप्शन बहुत है यहाँ पे। फिर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए इनको कोई इंटरनेशनल समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि बाहर से भी किसी ने कोई समर्थन नहीं दिया कि आप लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित करो। और अमेरिका जैसे देश हो गए, या जो वेस्टर्न देश हो गए, पश्चिमी देश हो गए, इन्होंने अपने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे सैनिक शासन को ही बढ़ावा दिया है पाकिस्तान में। तो ये भी एक रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको कम से कम 4 से 5 रीजन बताएं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा ये 6 नंबर में, तो आपसे केवल 3 ही पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आपको कोई 3 पॉइंट बहुत अच्छे से याद कर लेना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है इनके बीच में विवाद किस बात को लेकर है। तो आतंकवाद सबसे पहला मुद्दा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से, उसकी आईएसआई जो एजेंसी है, उसकी तरफ से भारत में आतंकवादी गतिविधि कराई जाती है। आतंकवादियों को ये पैसा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बम, हथियार, गोले जो भी है वो सब देते हैं। ठीक है, उसको सपोर्ट करते हैं। फिर सीमा विवाद हमारे बीच में तो है ही, जो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर कश्मीर विवाद भी है, हथियारों की होड़ को लेकर विवाद रहता है, सियाचिन ग्लेशियर पे नियंत्रण को लेकर विवाद रहता है। ठीक है, इसके अलावा नदी जल विवाद भी है। तो ये सारे के सारे विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आप एक बार इसको देख लो, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। बाकी पीडीएफ तो हम आपको अवेलेबल करा ही देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक एक करके इनको समझ लेते हैं, सारे मुद्दों को, जो विवाद के मुद्दे उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा है कश्मीर। आप देखोगे जम्मू और कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए थे उसके कुछ समय के बाद ही दोनों के बीच में एक युद्ध हो गया था, 1947-48 का युद्ध कहा जाता है। उसमें भारत का कुछ हिस्सा जो है, भारत में कश्मीर का जो कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसको पीओके कहा जाता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाक अधिकृत कश्मीर हिंदी में कहा जाता है। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं मानते, बल्कि उसको आज़ाद कश्मीर का नाम देते हैं वो। ठीक है, तो कश्मीर मुद्दा है दोनों के बीच में विवाद का, जो याद रखना है। तो कश्मीर हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवाद का मुद्दा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर पे अपना दावा करता है, पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर उनका है। आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ, इसमें कुछ हिस्से में, कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, जिसको पीओके नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये बता सकते हो। इसके अलावा जो आर्टिकल 370 जो था, वो जब वो रिमूव किया गया है वहाँ से, तो उसके बाद भी मतलब कई पाकिस्तानी जो हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसके खिलाफ आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये तो कश्मीर का मुद्दा हो गया। नेक्स्ट है आतंकवाद का मुद्दा। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद की बात आती है तो आपको ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है, क्योंकि यहाँ ये हमेशा देखने को मिलता है। आतंकवाद के मुद्दे में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है, आईएसआई, खुफिया एजेंसी, वो आतंकवादियों को खुला समर्थन देते हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों के कैंप चलते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पैसा दिया जाता है, उनको हथियार दिए जाते हैं, और भारत में कहीं ना कहीं गलत करने के लिए, आतंकवादी घटनाओं के लिए, जैसे अभी हुआ है, इन सब चीज़ों के लिए प्रेरणा दी जाती है। तो पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी जो गतिविधि है, इसको बढ़ावा दिया जाता है। आतंकवादियों को ये लोग ट्रेनिंग देते हैं, पैसा देते हैं, हथियार देते हैं। ठीक है, और भारत में ये लोग क्या करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, आईएसआई, कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ के गुप्त ठिकानों से इन सारे जो ये जो ऑपरेशन होते हैं इनको चलाती है। और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में ये दंगे फैलाना चाहते हैं। ठीक है, उसको मतलब डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये सब चलता रहता है, ये एक बड़ा मुद्दा है। फिर सीमा विवाद भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आप जब भारत का नक्शा देखते हो तो उसमें ध्यान से देखना, गुजरात, गुजरात में एक जगह है कक्ष, कक्ष में एक जगह है रण, रण में सर्करिक रेखा नाम की जगह है। उसको लेकर दोनों देशों के बीच में, यानी भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद रहता है। क्या ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ यूरेनियम के संसाधन है, इसके कारण भी दोनों के बीच में विवाद है। पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा बता रहा है, जबकि वो भारत का पार्ट है। ठीक है, तो ये एक विवाद का मुद्दा है। फिर सियाचिन जो ग्लेशियर है, यहाँ पे भी कंट्रोल को लेकर, नियंत्रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहता है। नेक्स्ट है हथियारों की होड़। तो हथियारों की होड़ को लेकर भी दोनों के बीच में तनातनी रहती है। ठीक है, हुआ क्या था, मैं इसके पीछे एक घटना बताता हूँ।
1990 के दशक में, खासकर ये बात है 1998 की, ठीक है। 90 का दशक का मतलब होता है 1990 से लेके 2000, यानी कि 10 साल की बात है, 10 साल के बीच की। तो 1990 के दशक में दोनों देशों ने, यानी भारत और पाकिस्तान ने परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए थे, दोनों के पास परमाणु हथियार थे। अब भारत ने क्या करा था, अपना परमाणु परीक्षण करा था 1998 में, कहाँ पे, राजस्थान के पोखरण में, ठीक है। जब भारत ने ये परमाणु परीक्षण करा तो इंटरनेशनल दबाव भारत पे आया, ठीक है। भारत को कई जगह से बैन किया जाने लगा था, ये सब चल रहा था। अब भारत ने अगर परमाणु परीक्षण कर दिया है तो पाकिस्तान तो पीछे रहेगा नहीं। तो पाकिस्तान ने भी हमारे बाद कुछ ही समय के बाद, जो वहाँ पे चगाई की पहाड़ियां हैं बलूचिस्तान की तरफ, वहां पे इन्होंने क्या करा, अपना परमाणु परीक्षण कर दिया, ठीक है। तो ये इस घटना के बाद दुनिया की नज़रों में भारत और पाकिस्तान आ गए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनकी आपस में नहीं बनती है, तनातनी रहती है, प्लस इन दोनों के पास परमाणु हथियार है। कहीं मान लो अगर ये एक दूसरे पे यूज करते तो तबाही मच सकती है, ठीक है। तो ये बातें सामने आई थी। इसके अलावा है नदी जल विवाद। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ फिर आगे बताता हूँ। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक संधि हुई थी जिसको कहा जाता है सिंधु नदी जल समझौता। 1960 में हुई थी, किसने कराया था, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। और ये संधि आज तक ठीक ठाक चल रही है। लेकिन आज कल की डेट में, शायद परसों की डेट में, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये घटना हुई है, उसके बाद हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस संधि को हम सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। यानी इसको सस्पेंड कर देंगे, जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा है। लेकिन आपको तो एनसीईआरटी का कोटिंग बताना है, ये सारी संधि थी, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। करंट में जो हो रही है घटनाएं वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी एनसीईआरटी का कोटिंग तो हम चलते ही है, ठीक है। ये तो हो गया भारत और पाकिस्तान का। अब हमको पढ़ना है भारत और बांग्लादेश के। तो देखिए, बांग्लादेश पे पूरा का पूरा लंबा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। एक बार आप मैप को बहुत ध्यान से देखो, ये भारत है। देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद क्या हुआ था, आपने पढ़ा है कि भारत का बंटवारा हो गया था, यानी भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। एक तो भारत हो गया था, दूसरा पाकिस्तान बन गया था, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो पाकिस्तान जो थे वो दो बनाए गए थे, ठीक है। मुस्लिमों की संख्या दो जगह पे बहुत ज़्यादा थी, एक तो यहाँ पे पश्चिम में जो आप देख पा रहे हो पाकिस्तान, और दूसरा पूर्व में जिसको आज के समय में हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान दो बनाए गए थे, मान लो ये पहला पाकिस्तान है तो ये दूसरा पाकिस्तान है, इस तरीके से चलता था। बांग्लादेश ये बाद में बना था, इसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, ठीक है। 1971 तक ये क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बस इतना समझ लो। अब हम आगे की घटना पढ़ेंगे, फिर कैसे वो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया इसको भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिए। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का अंग होता था। अंग्रेजों के समय में जो बंगाल है, जो असम है, उसको काट कर इसको बनाया गया था, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। अब क्या था भाई, दो पाकिस्तान है, एक पश्चिमी एक पूर्वी। जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे ये इन पे दबदबा बनाते थे, और इनकी जो बंगाली संस्कृति थी, इनकी जो बंगाली कल्चर था, उसको ख़त्म करना चाहते थे। जबरन इन पे अपना जो उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज को थोपने की कोशिश कर रहे थे, जिसका ये लोग क्या करते थे, पूर्वी पाकिस्तान वाले विरोध करते थे। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहा था, उस पर दबदबा स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, जिसका ये लोग विरोध करते थे। देखिए क्या हुआ, इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान का जो दबदबा था और उन पे जो जबरन उर्दू भाषा लादी जा रही थी, थोपी जा रही थी, इसके खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और उनकी जो भाषा थी उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इन्होंने इसका विरोध करा। फिर पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष हुआ, और यहाँ के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीब, इनको शॉर्ट में हम बोलेंगे। जब शेख मुजीब ने देखा कि पश्चिमी पाकिस्तान इनके साथ गलत कर रहा है, इनके कल्चर को ख़त्म कर रहा है, जबरन इन पे उर्दू लैंग्वेज थोप रहा है, तो इन्होंने आंदोलन कर दिया। अब शेख मुजीब के साथ आ गए पूरे पूर्वी पाकिस्तान के लोग, इनके सपोर्ट में आ गए, ठीक है। इन्होंने क्या डिमांड करी कि पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्ता की मांग कर दी कि हमको कुछ स्वायत्ता दे दो, कुछ विशेष अधिकार दे दो। शेख मुजीब के नेतृत्व वाली एक पार्टी थी आवामी लीग। यहाँ पे क्या हुआ, 1970 में चुनाव हुए। इनको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी वहाँ की जनता, तो उन्होंने इनको खूब भर भर के वोट दिए, सारी सीटों पर बस यही जीते। अब देखो, आवामी लीग जीत गई है, अब उसको अपनी सरकार बनानी है, लेकिन क्या पश्चिमी पाकिस्तान इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो देखिए क्या हुआ, आवामी लीग को पूरे पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत मिल गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे उनका दबदबा था।
सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया और शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि इन्होंने बोला इस सरकार को हम नहीं बनने देंगे, शेख मुजीब को गिरफ्तार करवा दिया। अब जब शेख मुजीब को गिरफ्तार करवाया तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, और ज्यादा विरोध हुआ। उस समय में पाकिस्तान में थे जनरल याहिया खान। तो जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने क्या करा, बंगाली जनता जो थी उसके आंदोलन को कुचलना शुरू करा। यानी पश्चिमी पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी पूर्वी पाकिस्तान में, बोला कि उनको गिरफ्तार करो, उनको मारो पीटो। ठीक है, ये हुआ। हजारों लोग जो थे पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए, हजारों लोग। फिर ऐसे में क्या हुआ, लोग पलायन करने लगे भारत की तरफ। अब भारत के सामने समस्या थी, भाई इतने सारे लोगों को अपने देश में रखना इतनी बड़ी संख्या में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भाई हमारे संसाधन खत्म होंगे, हमको नुकसान होगा। तो ऐसे में शरणार्थी की समस्या को देखकर भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को की आज़ादी की जो मांग थी उसको समर्थन कर दिया, इनको अपना पैसा भी दिया, इनको सपोर्ट करा। तो ऐसे में जब पश्चिमी पाकिस्तान को पता लगा कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है पूर्वी पाकिस्तान को, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाता है युद्ध। कब होता है ये युद्ध, 1971 में। अब क्या है, 1971 में युद्ध हुआ, कौन जीता, भारत या पाकिस्तान? तो आपको याद रखना है भारत। भारत जब जीत जाता है, इनकी सेना जो है वो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर देती है पाकिस्तान की सेना। तो उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको खत्म कर दिया जाता है, एक नया देश बना देते हैं जिसको कहा जाता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश बन गया। अब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इन्होंने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया, लोकतांत्रिक घोषित किया और समाजवादी देश घोषित किया। इन्होंने अपना संविधान बनाया और शासन चलाया। ठीक है, 1975 में क्या हुआ, शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली जो थी उसकी जगह में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी, यानी अपने आप को मजबूत कर लिया। ठीक है, अपनी पार्टी को छोड़ के सारी पार्टियों को समाप्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये आ गए तानाशाही पे। 1975 में सेना जो थी, सेना ने इनके खिलाफ बगावत कर दी और ये सेना के हाथों मारे गए। उसके बाद यहाँ पे आ गया सेना का शासन। ठीक है, जियाउर रहमान जो थे, इन्होंने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। 1979 में चुनाव हुए, ये जीती भी गई, लेकिन इनकी बाद में कर दी गई हत्या। ठीक है, अब इनकी हत्या होती है तो जनरल HM इरशाद आते हैं। इन्होंने अपना यहाँ पे शासन चलाया, सैनिक शासन था इनका, सेना का शासन था, ये शासन में चलाए रहे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने मांग शुरू कर दी कि भाई हमको तो लोकतंत्र चाहिए, यानी कि लोकतंत्र के समर्थन में लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। अब ये जो इरशाद थे, ये नहीं चाहते थे कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र आए, लेकिन फिर भी इनको कुछ मामलों में राजनीतिक छूट देनी पड़ी। ठीक है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पाई। 5 साल तक ये अपनी सरकार को जो निर्वाचित हुए थे किसी तरीके से बहुत मुश्किल से चला पाए। बहुत फिर इनको आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और 1990 में इन्होंने मजबूर होकर, क्योंकि आंदोलन इनके खिलाफ बहुत बड़े लेवल पे हो गया था, इन्होंने मजबूर होकर अपना जो पद था उससे छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, अपनी सीट को छोड़ दिया और 1991 में यहाँ पे फिर से चुनाव कराए गए। इसके बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पे आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम हुआ, यानी फिर इसके यहाँ पे लोकतंत्र की सरकार आई और वो भी बहुदलीय, यानी कि जहाँ पे बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे चलता गया। तो इस प्रकार से जो पूर्वी पाकिस्तान था वो खत्म हुआ और बन क्या गया, बांग्लादेश। ठीक है, चलो ये तो हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली, हालांकि हमें इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना था, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन तो बस इतना सा आता है कि बताइए भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 कोई ऐसे मुद्दे बता दो जिन पे सहमति है और 3 ऐसे मुद्दे बता दो जिन पे असहमति है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वो मुद्दे जानते हैं जिसपे इनकी नहीं बनती है भारत और बांग्लादेश की। तो इसमें एक मुद्दा है गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल बंटवारे को लेकर विवाद। ठीक है, ये जो नदी जल बंटवारा है इसको लेकर दोनों के बीच में विवाद है, नहीं बनती है। फिर दूसरा क्या है, भारत में आपको पता है इलीगल रूप से बांग्लादेशी जो हैं, बांग्लादेशी खासकर मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान करोड़ों की संख्या में भारत में रहते हैं। कई जगह पे दंगे वगैरह होते हैं, उनमें उनका नाम आता है, लेकिन बांग्लादेश जो है उसको मना करता है, कहता है कि नहीं हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे नहीं बसे हुए हैं। तो ये जो है ये एक मुद्दा है दोनों के बीच में विवाद का। फिर भारत को जो प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं करने दे रहा है, ये एक समस्या है। फिर भारत विरोधी गतिविधि जो है वहाँ पे, जो कट्टर इस्लामी जमात है बांग्लादेश के अंदर, आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं के साथ गलत हुआ था, उनको मारा पीटा गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे होती है, तो इसके कारण क्या है दोनों के बीच में नहीं बनती है। ये तो असहमति के मुद्दे हैं। और किन बातों पे दोनों सहमत हैं इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या करा है, भारत ने लुक ईस्ट की जो नीति है, यानी ईस्ट के देशों से जो हमारा व्यापार है उसमें कहीं ना कहीं हमने बांग्लादेश को शामिल कर रखा है, तो ये एक सहमति है।
फिर एक्ट ईस्ट की नीति जो हमारी है उसमें भी हम बांग्लादेश को साथ लेकर चलते हैं। व्यापार दोनों के बीच में होता है, आपदा प्रबंधन पे दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे वो मुद्दे हैं जिस पे हमारी बन जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये बांग्लादेश वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक जो है हमारा वो है श्रीलंका। नेक्स्ट टॉपिक हमारा श्रीलंका का है। श्रीलंका का जो मुद्दा है ना वो बिल्कुल अलग है। अभी तक हमने जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश पढ़ा उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, श्रीलंका आप देखोगे दक्षिण भारत में सबसे नीचे आपको छोटा सा देश दिखाई देता है, जो कि ये इसका कुछ ऐसा मैप है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे समस्या क्या है। तो श्रीलंका जो है, यहाँ पे जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं, जो यहाँ के बहुसंख्यक लोग हैं, उनको कहा जाता है सिंगली। ठीक है, क्या कहा जाता है उनको? सिंगली कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ भारत के तमिल लोग भी वहां पे जाके बस गए हैं। तो यहाँ पे जो विवाद है ना वो है सिंगली लोगों का, यानी जो श्रीलंका के रहने वाले हैं सिंगली वर्सेज भारत के जो तमिल लोग वहाँ पे बस गए, इनके बीच में विवाद रहता है। तो श्रीलंका के जो सिंगली हैं बहुसंख्यक हैं, और वहाँ पे हमारे जो तमिल लोग जाके बसे हैं वो अल्पसंख्यक हैं। इनके बीच में क्या है? जातीय संघर्ष है। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय है यानी कि जो सिंगली लोग हैं, वो कहते हैं यार कि जो बाहर से आके बस गए हैं, भारत से आके बस गए हैं तमिल लोग, ये यहाँ पे नहीं रहने चाहिए। ठीक है, इनके खिलाफ ये लोग आवाज उठाते हैं। इनका ऐसा मानना है कि श्रीलंका हमारा है, हम तो श्रीलंका के हैं। ऐसे में जो ये बाहर से आके बसे हुए लोग हैं, इनके साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। ठीक है, तमिलों के साथ इनका जो बर्ताव होता है वो अच्छा नहीं है, उपेक्षा भरा है, यानी इनको इग्नोर किया जाता है, इनके साथ कहीं ना कहीं गलत होता है, इसलिए इनके बीच में विवाद रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सन 1983 में, याद रखना 1983 में 1983 में क्या होता है, एक उग्र तमिल संगठन बनाया गया जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जिसको शॉर्ट में हम लिट्टे बोलते हैं। ये लिट्टे बाद में खत्म कर दिया गया, लेकिन ये क्यों बनाया गया था आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये तमिलों का संगठन था। तमिलों के साथ वहां पे जो अत्याचार होता था उसके लिए ये संगठन बना था, और इस संगठन की लड़ाई होती थी, लिट्टे की लड़ाई आपको हमेशा देखने को मिलेगी, लिट्टे वर्सेस श्रीलंका की सेना। ठीक है, यानी श्रीलंका की सेना के साथ इनका संघर्ष देखने को मिलेगा। तो श्रीलंका की जो सेना है उसके साथ इनका संघर्ष देखने को मिलेगा, और इसने तमिलों के लिए अलग देश की मांग कर दी। इन्होंने बोला कि भाई श्रीलंका जो है यहाँ पे एक अलग देश बना दो, किसके लिए? तमिल लोगों के लिए। श्रीलंका के लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, कहते हैं यार ये तो बाहर से आके बस गए हमारे देश में, और ये अब हमारे देश के टुकड़े कराना चाहते हैं। ठीक है, अलग देश की मांग कर रहे हैं, तो वो इस चीज को नहीं पसंद करते हैं। फिर 1987 में भारतीय सरकार जो थी उसने श्रीलंका के जो तमिल लोग थे उनके लिए कहीं ना कहीं वहां पे बात करी। क्यों? क्योंकि भाई देखो राजीव गांधी की सरकार थी, तमिलनाडु के तमिल लोग जो थे उन्होंने गांधी की सरकार पे दबाव डाला। इन्होंने बोला कि यार तुम तमिलों के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो, हमारे तमिलों के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम श्रीलंका से बात करते हैं। तो इन्होंने श्रीलंका से सीधा बात शुरू कर दी, किसके लिए? तमिलों के लिए। अब देखो क्या हुआ, भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए हमारी सेना को भेजा गया। अब देखो सेना जो थी लड़ाई करने नहीं गई थी, रिश्ते को सामान्य करने के लिए गई थी। ठीक है, आखिर में क्या हुआ, भारतीय सेना जो थी लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई, संघर्ष हो गया, और भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने कुछ खास समझा नहीं। ठीक है, उन्होंने उसको गलत ही मतलब निकाल लिया। अब देखो लिट्टे जो है तमिलों का संगठन है, और हमारी सेना गई है किस लिए? तमिलों के लिए, लेकिन लिट्टे हमारी सेना से ही लड़ गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या हो गया, विवाद हो गया, और श्रीलंका के लोगों ने और श्रीलंका की सरकार ने इसको ज़्यादा पसंद नहीं करा। श्रीलंका के लोगों को क्या लगा, इन्होंने ये जनता ने ये समझा कि भारत जो है वो श्रीलंका के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, सेना क्यों भेज रहा है। तो फिर क्या हुआ, 1989 में हमने अपनी जो सेना थी वापस बुला ली, यानी जो सेना हमने भेजी थी शांति समझौता कराने के लिए, बिना लक्ष्य हासिल करे वापस हमको बुलानी पड़ी, क्योंकि जिस पर्पस से हमने भेजी थी वो पर्पस पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी समझौता कराने का प्रयास किया गया। किसने करवाया समझौता? दो देशों के नाम याद रखने, नॉर्वे और आइसलैंड। इन दोनों के नाम आप लिख लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि इन दोनों देशों ने क्या करा, इनके बीच में समझौता कराने का प्रयास करा। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, अंत में ये जो संघर्ष था, जो लिट्टे और मतलब तमिल वाला जो लिट्टे तमिल और जो सिंगली के बीच में संघर्ष था वो खत्म हो गया। तो 2009 में इन्होंने क्या करा, लिट्टे को समाप्त कर दिया, क्योंकि इनकी बातचीत आपस में हो गई थी, समझौते हो गए थे, शांति समझौता हो चुका था। तो इन्होंने बोला ठीक है हम इसको खत्म करते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब चला। अब देखो, श्रीलंका में जातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद भी इसने बहुत तेजी से प्रगति करी, उन्नति करी, विकास किया। जनसंख्या आपको पता है, जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो इसने सबसे पहले अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया श्रीलंका ने, ठीक है। फिर दक्षिण एशिया में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किसने करा? श्रीलंका ने, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाया, व्यापार के लिए खोला, ठीक है। और श्रीलंका का जो जीडीपी है वो भी देखा जाए तो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा ये मत सोचना भारत से ज्यादा है, सबसे ज्यादा का मतलब है कि जितनी छोटा ये देश है ना, जितनी इसकी जनसंख्या है, उस हिसाब से इसकी जीडीपी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये अच्छा माना जाता है। इतने ज्यादा यहाँ पे संघर्ष है, उसके बाद भी सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है, आज तक लोकतंत्र स्थापित है। जैसे आपने बांग्लादेश में देखा, कभी सेना का शासन आ रहा है, कभी लोकतंत्र आ रहा है, कभी राष्ट्रपति शासन चल जा रहा है। ऐसे ही पाकिस्तान में कभी सेना का शासन चल रहा है, कभी लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र 1948 से, जब से आज़ाद हुआ है तब से लोकतंत्र था, और अभी भी यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ये इसके लिए एक अच्छा पॉइंट आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये था श्रीलंका। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है नेपाल। अब हम बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल में क्या इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। तो नेपाल जो है, अतीत में अगर हम देखें तो एक हिंदू राज्य था, ठीक है। आज के समय में अगर हम देखें तो यहाँ पे कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा है, यानी कि राजा का शासन रहा है। बाद में जाके ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी थी और यहाँ की जो आम जनता थी, वो चाहती थी कि मतलब एक अच्छा शासन हो, एक जवाबदेह शासन हो। तो ऐसे में क्या था, इन्होंने उसकी मांग शुरू कर दी। लेकिन राजा जो था, राजा नहीं चाहता था कि लोकतंत्र आए, क्योंकि भाई राजा कोई भी राजा होगा, वो क्यों चाहेगा उसकी सरकार चली जाए, उसकी सत्ता चली जाए। तो राजा ने क्या करा, लोगों के आंदोलन को दबा दिया। किसके कारण? अपनी सेना के वजह से, ठीक है। सेना उसके पास थी, सेना को उसने बोला जाओ लोकतंत्र, ये लोकतंत्र की जो मांग कर रहे हैं उसको खत्म करो, आंदोलन को दबाओ। तो एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन जो था, वो 1990 में यहाँ पे राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार कर लिया, ठीक है। क्योंकि राजा ने शुरू में तो आंदोलन दबा दिया, लेकिन कुछ समय के बाद 1990 में दोबारा से आंदोलन हुआ, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र की मांग करी। राजा ने देखा कि भाई इस बार तो आंदोलन और बड़ा हुआ है, तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं, ठीक है। यानी लोकतांत्रिक जो सरकार की मांग है, संविधान की जो मांग है, उसको हम मान लेते हैं। राजा ने मान लिया। लोकतांत्रिक सरकार के समक्ष बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं आई, ठीक है। 1990 के दशक में क्या था, लड़ाई चल रही थी, किसके बीच में? तीन के बीच में संघर्ष चल रहा था। एक तरफ थे माओवादी, जिसको आप नक्सलवादी कह सकते हो। दूसरी तरफ थी यहाँ पे लोकतंत्र समर्थक, यानी कि जो यहाँ की जनता थी, जो लोकतंत्र को चाहती थी वो। और तीसरी तरफ थी राजा की सेना। इन तीनों के बीच में खूब संघर्ष चला, लड़ाई झगड़ा चला। नेपाल का माहौल जो था बहुत बेकार हो गया था। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादी, इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चला। फिर 2002 में राजा ने क्या करा, संसद को भंग कर दिया। संसद खत्म, यानी जो थोड़ा बहुत नाम मात्र लोकतंत्र बचा था, अब वो भी राजा ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, 2006 में एक देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुआ यहाँ पे। इसके परिणाम स्वरूप राजा जो थे, राजा ज्ञानेंद्र, इन्होंने क्या करा, संसद को वापस से बहाल करा। इन्होंने सोचा कि भाई सब कुछ बिगड़ गया था, वापस से ठीक करते हैं, तो इन्होंने संसद को 2006 में बहाल कर दिया। फिर यहाँ पे बहुत बड़े आंदोलन जो हुआ था, वो कौन कौन उसमें शामिल था? 7 पार्टी अलायंस कहा जाता है इसको, हिंदी में बोले तो 7 दलों का गठबंधन, यानी 7 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन करा था, वो इस आंदोलन में शामिल थे। माओवादी जो थे वहाँ के, वो शामिल थे। जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये शामिल थे। इन सब ने मिलकर नेपाल में करा था बड़े लेवल पे आंदोलन। इस आंदोलन की वजह से राजा हो गए थे मजबूर, उन्होंने बोला ठीक है हम संसद को बहाल कर देते हैं। फिर माओवादी जो कभी लड़ाई झगड़ा करते थे, दंगे करते थे, उन्होंने दंगे के का रास्ता छोड़ दिया, ठीक है। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म कर दिया गया, यानी राजा का शासन पूरी तरीके से खत्म है, और लोकतांत्रिक गणराज्य इसको बना दिया गया। फिर बाद में 2015 में इन्होंने अपना खुद का नया संविधान बनाया, ठीक है। और इस तरीके से नेपाल में राजा का शासन खत्म हुआ और लोकतांत्रिक सरकार वाला शासन आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, शायद एमसीक्यू में पूछ लें, बहुत कम चांस है पूछने के, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी समझिए। भारत का एक देश के साथ ऐसा समझौता है कि हमारे देश के लोग, यानी भारत के लोग, उस देश में आराम से जा सकते हैं, ना कोई वीजा चाहिए, ना कोई पासपोर्ट चाहिए। ऐसे ही उस देश के लोग भारत में आ सकते हैं, ना कोई वीजा चाहिए, ना ही कोई इनको पासपोर्ट चाहिए। तो वो कौन सा देश है? तो आपका आंसर होगा नेपाल, ठीक है।
यानी कि भारत का नेपाल के साथ एक समझौता हो रखा है कि आप बिना वीजा बिना पासपोर्ट के वहाँ पे जा सकते हो। अगर आपका कभी नेपाल घूमने का मन करे तो आपको कोई पासपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं मालदीव। मालदीव एक अलग देश है, छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, इसको समझ लेते हैं। मालदीव के बारे में समझते हैं। देखिए मालदीव क्या था, पहले एक सल्तनत होता था, छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है। फिर 1968 में क्या हुआ, इसको गणतंत्र बना दिया गया और यहाँ की जो शासन है, शासन व्यवस्था है, मतलब वो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यानी कि जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे मजबूत होते हैं। 2005 के जून में क्या होता है, मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में मतदान हुआ। ठीक है, और मालदीवियन यहाँ पे क्या है, इसमें मतलब इन्होंने जो बहुदलीय व्यवस्था है, यानी एक से ज़्यादा पार्टी, इस प्रस्ताव को इन्होंने मान लिया। यहाँ पे एक से अधिक पार्टियां हो सकती हैं और यहाँ पे एमडीपी जो है, यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका कहीं ना कहीं वर्चस्व है। ठीक है, वहाँ की राजनीति में। फिर 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र और मजबूत होता है, क्योंकि इस चुनाव में जो विपक्षी दल थे उनको मान्यता मिल चुकी थी, तो जाहिर सी बात है विपक्षी दल को मान्यता मिली है तो लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। फिर मालदीव के साथ भारत के अगर संबंध देखें तो ठीक ठाक ही हैं। कुछ मामलों में कभी कभी संबंध बिगड़ जाते हैं तो कुछ मामलों में ठीक भी है। एक बार क्या होता है, 1988 में श्रीलंका से कुछ भाड़े के तमिल सैनिक जो थे वो यहाँ पे आ जाते हैं, हमला कर देते हैं। तो मालदीव को जब पता लगता है, मालदीव तुरंत भारत से मदद मांगता है। भारत ने जब देखा कि भाई मालदीव में ऐसा हो रहा है तो भारत ने तुरंत अपनी वायुसेना और नौसेना भेज दी, कार्रवाई करवाई और मालदीव को तुरंत ही क्या करवाया, सुरक्षित करवाया। ठीक है, तो मालदीव जो है, भारत और मालदीव के जो रिलेशन है वो ठीक है, आर्थिक विकास के मामले में, टूरिज्म के मामले में, मत्स्य उद्योग के मामले में ठीक है, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग जो है मालदीव में जाते हैं टूरिज्म के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भूटान। भूटान एक छोटा सा देश है, गरीब देश है। ठीक है, और इसकी अर्थव्यवस्था भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, भारत ने इसकी बहुत मदद करी है, इसने भी हमारे लिए अच्छा काम करा है। तो देखिए क्या है, भारत के भूटान के साथ अच्छे रिलेशन है। भूटान की जो सरकार है उसके साथ हमारा कोई खास बड़ा झगड़ा तो नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुर्रिल्ले को भूटान ने अपने आप से खदेड़ के भगा दिया। आप समझिए, भूटान को एक बार आप मैप में देखना, भूटान के बगल में है नॉर्थ ईस्ट भारत का। अब भूटान में कुछ ऐसे थे, उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, जो भूटान में रहकर भारत को नुकसान पहुंचाते थे। जब बताया जाता है भूटान को कि तुम्हारी जमीन से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भूटान ने क्या करा, उनको अपनी जमीन से मारकर भगा दिया कि भाई यहाँ पे नज़र नहीं आने चाहिए। तो ये इसने भारत के लिए बहुत अच्छा करा है, इसीलिए भारत को बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ठीक है, फिर भारत जो है भूटान में जो पन बिजली का जो प्रोजेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। ये जो हिमालयी देश है इसके विकास काम के लिए, विकास के कार्य के लिए वह भारत क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना भूटान वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अब एक टॉपिक है, ये समझिए, एक बार मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीन पे पढ़िए, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये है क्या। देखिए क्या था, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड जो है मिला जुला है, लेकिन फिर भी जनसाधारण, जनसाधारण का मतलब है जनता, लोकतंत्र का समर्थक है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, क्या मतलब है इसको समझते हैं। सेम वही लाइन है, तो आपको बताना है ये कथन जो है सत्य है। हुआ क्या था कि दक्षिण एशिया के 5 देश, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यहाँ पे एक सर्वे कराया गया। सर्वे में आपसे पूछा गया इन लोगों से, बताइए आपको कैसा शासन अच्छा लगता है, क्या आपको सेना का शासन अच्छा लगता है, क्या आपको राजा का शासन अच्छा लगता है, क्या आपको लोकतंत्र अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरीके से तो पांचों देशों में जब सर्वे हुआ तो रिजल्ट ये निकला कि ज़्यादातर जो लोग थे वो कहते थे कि हमको लोकतंत्र अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यही आपसे इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट है शांति और सहयोग, आखिरी टॉपिक है, इसको देख लेते हैं फिर हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अनेक संघर्षों के बावजूद, बहुत सारे संघर्ष हैं, इसके बावजूद भी दक्षिण एशिया के देश जो है आपस में एक फ्रेंडशिप वाला, यानी एक दोस्ताना जो रिश्ता है उसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए इनकी तरफ से द्विपक्षीय प्रयास भी हो रखे हैं। हमने बनाया है सार्क। सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। ये संगठन 1985 में बना। ठीक है, दोनों मतलब ये जो सारे देश हैं इनके बीच में व्यापार हो सके, लड़ाई झगड़ा खत्म हो सके, इसलिए ये संगठन बनाया गया था। लेकिन एक बदकिस्मती से आप कह सकते हो, दुर्भाग्य से कह सकते हो कि ये संगठन ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। जितना आसियान कामयाब है, जितना यूरोपीय संघ कामयाब है, जितना ब्रिक्स कामयाब है, उतना सार्क कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इन देशों की आपस में ही नहीं बनती है, इसलिए। फिर सार्क ने क्या करा,
सार्क के जो सदस्य देश थे इन्होंने 2002 में साफ्टा में हस्ताक्षर करे। अब ये साफ्टा क्या है भाई? साफ्टा को हिंदी में बोले तो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। यानी इन्होंने ये बनाया कि दक्षिण एशिया के देश हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, इन देशों के बीच में, बांग्लादेश हो गया, इन देशों के बीच में व्यापार आसानी से हो सके, इसलिए साफ्टा बनाया गया था, ताकि ये सारे देश आपस में व्यापार करें, लाभ कमा सकें। ठीक है, तो 1 जनवरी 2006 से इसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इन देशों के बीच में जो व्यापार में जो पैसा लगता है, जो शुल्क लगता है, जो टैक्स लगता है, वो कम कर दिया जाए या फिर बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, ताकि इनके बीच में खूब व्यापार हो और इनका फायदा हो सके। ठीक है, तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे आपका जो चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वो सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि ये याद करके जाना, उन पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।